हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी फैमिली आपके अपने परिवार होम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने ट्वेल्थ की जो सीरीज है फिजिक्स की वो चलाई है, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात भी कर ली थी हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो देखे जाने हैं कि क्या वो हमने पढ़े हैं वो हमारे टॉपिक में आते हैं कि नहीं। तो हम पढ़ कहाँ रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स? हम पढ़ रहे थे मूलभूत गुणों के बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मूलभूत गुणों के बारे में, वो भी किसके? आवेश की। आवेश के जो मूलभूत गुण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे थे वो पढ़ने जा रहे थे आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, क्या चीजें होती हैं, आवेशों के क्वांटीकरण का जो नियम है, इस क्वांटीकरण को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसकी क्या परिभाषा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये टॉपिक पूछा जाने वाला, बोर्ड में पूछा जाने वाला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपनी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कैसे, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती है? पूछी जाती है कि आवेशों का क्वांटीकरण, या दूसरी भाषा में इसे क्वांटीकरण की जगह परमाणुकता भी कहती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता किसे कहते हैं? ठीक है। तो ये एक ब्रीफ टॉपिक है, जो आप पढ़ने जाते हैं तो आपको कई सारे टीचर्स मिलते हैं, हर किसी का अपना अपना मानना है। जैसे हम जानते हैं कि आवेश जो इस धरती पर कहीं भी, और जैसे किसी भी चीज की बात करते हैं जिस पर भी आवेश, तो आवेश को बताया जाता है कि इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हम छोटे पर से हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ के आए, Q इक्वल्स टू एन, कि किसी चालक में यदि n इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं? n, तो उसमें बहने वाले जो आवेश की मात्रा होगी वो ne के बराबर होगी। यही सेम कंडीशन है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। तो जो आवेश है ना, आवेशों को अनिश्चित रूप से, आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कहता है कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कि अगर कहीं 2 है, 2/3 हो जाए, 5/2 हो जाए, पॉइंट में आंसर आ जाए, 5.4 आ जाए, ऐसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। या सदैव आवेश की मूल इकाई, यह सदैव आवेश की मूल इकाई स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेशों के इस गुण को ही, आवेशों के इस गुण को ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आवेशों का जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो क्या है, तो आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह सदैव
आवेश की मूलिका स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये आवेशों के जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो यही है, ठीक है। अर्थात यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको Q इक्वल्स टू एन, जहां n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 डॉट डॉट करके होगी, और ये कंप्लीट नंबर्स होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ऐसे करके कोई भी कंप्लीट नंबर हो, ठीक है माय डियर सर। अब ये चीज तो हो गई खत्म। अब जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, आप पहले ही जान चुके हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह सदैव आवेश की मूलिका स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेशों के इस गुण को ही क्या कहते हैं, क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। आगे जो अगला टॉपिक है देख लीजिए एक बार, अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है कि एक वैज्ञानिक थे जिनको कूलाम के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? कूलाम के नाम से। तो इन्होंने देखा कि दो स्टेबल चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं और वो स्थिर है, दो आवेश हैं और वो स्थिर है। तो उन दोनों के बीच में वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे, मतलब एक आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया, ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे, कोई भी दूरी हो सकती है, एक निश्चित दूरी पर रखे। कहते हैं कि इनके बीच में फिर देखा गया कि कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, कहीं पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, कहीं पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अर्थात कहीं पर अट्रैक्शन दिख रहा है तो कहीं रिपल्शन दिख रहा है। तो ऐसा जो कूलाम थे उन्होंने देखा वो, और चूंकि हम पहले से, हमारे जो गिलबर्ट थे और जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि जो ये थियरी थी, क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि अगर दो चार्जेस, दो आवेश है और अगर वो सजातीय है, दो आवेश है और वो सजातीय हैं, तो उनके बीच में सदैव जो कार्य करने वाला बल है वो क्या होता है? प्रतिकर्षण। वो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अगर बात करें दो आवेश है और वो विजातीय है, विजातीय का मतलब एक प्लस का है दूसरा माइनस का, एक माइनस का है दूसरा प्लस, तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। ये पॉइंट जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यही सेम थ्योरी को थोड़ा सा और डेवलप करके एक कूलाम थे, उन्होंने इस थ्योरी को और डेवलप कर दिया। थ्योरी में डेवलपमेंट क्या थी, तो हेडिंग डालकर उनके बारे में भी पढ़ते हैं। कूलाम जो थे उन्होंने बताया था, कूलाम जो वैज्ञानिक थे, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम एक्चुअल में क्या था और वास्तविकता में कूलाम ने बताया क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि कूलाम ने एक्चुअल में क्या बताया था। तो कूलाम जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, क्या उन्होंने बताया कि दो स्थिर आवेश, दो स्थिर आवेश या सही से एलोबरेट करके थियरी लिख दे, तो उन्होंने क्या कहा कि कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो, कूलाम जो थे उनके नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या बताया कि कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारे जो कूलाम थे उनका नियम था। उन्होंने बताया कि कूलाम के जो नियम है उसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण कब होगा, जब दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हो, अर्थात एक ही प्रकृति के हो, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, तो क्या लगेगा आपका, दोनों अगर सेम नेचर के हो गए तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। एक प्लस का हो गया दूसरा माइनस, मतलब अपोजिट नेचर का हो गया, विपरीत प्रकृति का हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण बल। और दोनों सेम नेचर के हो गए, अर्थात पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, पहला माइनस तो दूसरा भी माइनस, तो हमेशा कार्य कौन सा बल करेगा, प्रतिकर्षण। कह रहा है कि इनके मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक है, ये जो कूलाम थे उनका नियम था। तो उन्होंने बताया कि माना कि दो चार्जेस है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इनको एक छोटी सी दूरी स्मॉल आर पर एक दूसरे से रखा गया, स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरे से रखा गया है, तथा जिस माध्यम में इन्हें रखा गया है वो क्या है, वायु है। वायु या निर्वात में इन्हें रखा गया है एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वायु या निर्वात में दो आवेश है Q1 और Q2, इनको स्मॉल आर दूरी पर रखा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कूलाम का नियम लगाते हैं, तो जैसे जब यहाँ स्टार्टिंग करते हैं कि जब हमें लगाना है कूलाम का नियम, तो क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में स्मॉल आर दूरी पर, या बिंदु आवेश की जगह स्थिर आवेश भी लिख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य कार्य करने वाला, तो इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो ये जो थियरी है वो क्या कह रही है कि माना दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अर्थात वो कहना क्या चाहते हैं, अर्थात एफ जो भी जैसे बल हमने माना कि इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यहां पर कर देंगे एफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अर्थात यहां से फिर एफ की जो वैल्यू आएगी वो समानुपाती होगी किसके, Q1 इंटू Q2 के। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थात यहां से भी एक थ्योरी निकल के आएगी कि एफ जो है वो दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होता है, तो 1 अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब इसके आगे बात क्या करनी होती है, क्या पॉइंट रहने वाला है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एफ इक्वल्स एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब समानुपाती चिन्ह हटता है तो आपको भी पता है क्या होता है, इक्वल का साइन आता है, लेकिन एक नियतांक आता है जिसे के है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये मेन फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेन होता है। अब इसका यूज कैसे करना है ऊपर आगे बात करते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं, जहां लिखेंगे क्या, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि जहां के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ होता है। अर्थात यहां से जो मेन फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो हमारे क्लियर नहीं है, तो वो सारी चीजें देखनी होती हैं कि हाँ क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है कि कूलॉम का नियम क्या है, आज स्पेशली इसी पर बात करने वाले थे। तो कूलॉम के नियम को बेहतरीन तरीके से समझाए, कोई भी डाउट अगर कूलॉम के नियम से रिलेटेड है तो बताइएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आगे एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका जो मेन मतलब है वो कौन है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा। ठीक है, तो एक्चुअल में पहली बात तो हमें यह जानना है कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में है क्या। पहले एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे। जो एप्सिलॉन नॉट है पहले बता ही देते हैं, एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के मात्रक और विमा पर। उसका मात्रक व विमा। ठीक है, मात्रक पर बात कर लेते हैं। पहले तो मात्रक पर बात कर लेते हैं। इसका मात्रक देखिए, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए जरूरी नहीं कि लिखा जाए डायरेक्ट, पहले समझना भी जरूरी है। क्योंकि एफ बराबर आप जानते हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड में। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो इसका यूनिट भी कूलाम होगा, इसका भी यूनिट कूलाम होगा। तो कूलाम गुणे कूलाम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। एफ, चूंकि ये फोर्स है, फोर्स अर्थात बल है, बल का मात्रक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, होता है न्यूटन। और यूनिट है दूरी का, दूरी का जो केस में मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, और मीटर का करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो एम के इस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी विमा पर। और विमाएं एक्चुअल में निकलती किससे हैं, तो वो निकलती हैं आपके यूनिट से। तो चूंकि मात्रक जो है वो कितना है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम की जो विमा निकालेंगे, तो कूलाम की विमा होती है 80। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ के 11th में आएंगे होंगे कि कूलाम की विमा कितनी होती है, 80। न्यूटन बल की जो विमा है वो होती है ml की पावर माइनस का 2। और चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, जिसकी विमा होगी वो एल होगी। स्क्वायर लगा है तो अंदर पावर 2 लगा देंगे, अंदर पावर को भेजेंगे तो ये आएगी a टू द पावर 2 t टू द पावर 2। ठीक है, पूरे की पावर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ नीचे ml t की पावर माइनस 2 l की पावर 2 ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आगे जो बन के आने वाली है विमा वो मेन है। जैसे m की पावर कहीं नहीं दिख रही, +1 पावर है, +1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1। l की पावर 2 +1 3, और +3 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो l टू दी पावर -3। t की पावर -2 ऊपर जाएगी, +2 और +2 ऑलरेडी है तो t की पावर हो जाएगी 4। a की पावर 2 है तो a की पावर 2 लगा देंगे, एंड ये हमारी हो गई विमा। ठीक है, ये हमारी विमा है, ये हमारा मात्रक है। जब भी बात करेंगे तो पहले विमाओं के बारे में बात करते हैं, फिर मात्रक के बारे में भी बात करते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मान जो सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट का मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये कुछ आज पिछले वर्षों में पूछा भी गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो निर्वात की जो वैद्युतशीलता है उसका जो मान है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट वही होगा क्या, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरी स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट का अगर आपसे कोई मान पूछे तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आज आपने सीखी है वो इन पर हम कल क्वेश्चंस भी करेंगे। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम किन स्थितियों में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो कल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है।
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो कूलाम का नियम ये कहता है कि यदि दो आवेश हैं और दोनों ही विपरीत प्रकृति के हैं अर्थात और सेम नेचर के हैं अर्थात एक ही प्रकृति के हैं, पहला भी प्लस का है दूसरा भी किसका है प्लस का, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल कार्य करता है, वो बल कार्य करता है प्रतिकर्षण। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि कूलाम का नियम ये कहता है कि दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कहते हैं कि नाभिक, क्योंकि आप नाभिक के बारे में पहले भी जानते होंगे, ये न्यूक्लियस है, ये एक नाभिक है और नाभिक के अंदर आप जानते हैं एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, तो आप एक चीज जानते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पर चार्जेस होते हैं कैसे, प्लस चार्ज। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो अगर कूलाम का नियम लागू हो रहा है कि अगर दो जो एक ही प्रकृति के आवेश हैं अगर उनको कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल कार्य करने लगता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो हमने देखा कि सेम नेचर है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो कूलाम के नियमानुसार इसमें भी बल लगने चाहिए और बल लगने चाहिए तो इतना बल लग जाएगा कि इतने प्रोटॉन है एक दूसरे के बीच में इतना बल लगा देंगे कि न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, नाभिक का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कारण मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू इसका कारण जरूर दें कि ये क्यों क्यों ऐसा नहीं होता, कि न्यूक्लियस फटता क्यों नहीं। क्योंकि अगर हमने ये थियरी पढ़ी है, कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि दो चार्जेस है अगर सेम नेचर के हैं, सेम एक ही प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसे में इस नाभिक का फटना तो तय है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, इसका कारण आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो माय डियर स्टूडेंट्स आप उसको पूछना दोबारा बिल्कुल ना भूलें। और आपके अपने चैनल होम स्टडी पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, जो आप ही लोगों के द्वारा हो सकती है। इसकी जितनी भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वो हम चाहेंगे कि कंप्लीट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो सपोर्ट है वो हम तक बना रहे, हमारे इस चैनल पर बना रहे। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली हमारे जो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसके जो भी आंसर से जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे और अपने मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे हम आपके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आपको जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।